जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। आप देख रहे हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की न्यूज़ और एडिटोरियल एनालिसिस के लेक्चर को। और ये लेक्चर आपकी सिविल सर्विसेज की जर्नी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर का फ़ायदा आपको कैसे उठाना है तो ध्यान से सुन लो। देखो, सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन पर देख लो, आप पूरे टॉपिक्स हमने दिए हुए हैं कि आज के लेक्चर में कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे। दूसरी चीज़, आपको ईयरफोन लगाकर एक शांत जगह पर बैठना है और ध्यान से पूरे लेक्चर को सुनना है, क्योंकि एक पॉडकास्ट लेक्चर है और साथ ही साथ पेन और पेपर लेकर रफ में चीजें लिखते चलना है। और रफ में लिखना है। क्यों रफ में लिखना है? क्योंकि लेक्चर में ही मैं आपको शॉर्ट नोट्स दे दूंगा और वो शॉर्ट नोट्स आपके एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल होंगे। तो बिना समय वेस्ट किए फटाफट लाइक का बटन हिट कर लो, नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करो और इस लेक्चर को शेयर जरूर करना। हम गाइस डिस्कस करेंगे ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी के बारे में, उसके इम्पैक्ट, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस पर क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। तो ये आपके जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस और पेपर 4 एथिक्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। तो ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी की शुरुआत हुई थी 2022 में, जब यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने प्लास्टिक पॉल्यूशन के खिलाफ एक ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च किया। आज हमारे समुद्र और इकोसिस्टम प्लास्टिक से भर गया है और इसको टैकल करने के लिए 170 कंट्रीज मिलकर सॉल्यूशन ढूंढ रही हैं। रीसेंट डिस्कशंस हुई थी इस ट्रीटी के 5th राउंड में, जिसमें काफी डिसएग्रीमेंट सामने आए। अब इन पॉइंट्स को हम लोग डिटेल में समझेंगे। अब मैं आपको डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस के व्यू पॉइंट एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से सुनना। पहला, डेवलप कंट्रीज की बात करें, इसमें यूरोपियन यूनियन और पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज हैं। ये कंट्रीज प्लास्टिक प्रोडक्शन में स्ट्रिक्ट कट चाहते हैं। उनका मानना है कि प्लास्टिक की इनडिस्ट्रक्टेबिलिटी से इकोसिस्टम और बायोडायवर्सिटी को काफी नुकसान हो रहा है, क्योंकि आप जानते हो ना कि प्लास्टिक जो है उसको डिस्ट्रक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो इसी चीज के चलते जो है वो काफी नुकसान हो रहा है और ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई इसका प्रोडक्शन रोक दो। एग्जाम्पल के तौर पर पैसिफिक आइलैंड पर प्लास्टिक का इंपैक्ट लाइफ थ्रेटनिंग है, क्योंकि समुद्र का जो जीवन है वो रैपिडली खराब होता जा रहा है। अब डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें, जिसमें इंडिया शामिल है, तो इन सब कंट्रीज का कहना है कि प्रोडक्शन कट एक हिडन ट्रेड बैरियर है। इसका क्या मतलब हुआ? तो मतलब ये एक प्रकार से ट्रेड को जो है वो रोकेगा, व्यापार को जो है वो रोकेगा। ऑयल एक्सट्रैक्शन और पेट्रोकेमिकल रिफाइनिंग पर डिपेंडेंट कंट्रीज के लिए यह इकोनॉमिक चैलेंज क्रिएट कर सकता है, जो कंट्रीज आज भी डिपेंडेंट है ऑयल के ऊपर, पेट्रोकेमिकल के ऊपर। इंडिया की पोजीशन इस डिबेट में काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिया प्रोडक्शन कट को अपोज करता है। इंडिया बोलता है कि हमें प्रोडक्शन को काटना नहीं है, लेकिन रिसाइकलिंग कैपेसिटी लिमिटेड होने के कारण इसे बैलेंस करना चैलेंजिंग हो जाता है। मतलब कहीं ना कहीं डेवलपिंग कंट्रीज रिसाइकलिंग पर फोकस कर रही हैं। अब इंडिया के पर्सपेक्टिव से आइए समझते हैं इंडिया का स्टैंड। इंडिया ने प्रोडक्शन कट को अपोज किया है, लेकिन एक मेजर चैलेंज है कि हम सिर्फ अपनी एनुअल प्लास्टिक प्रोडक्शन का 1/3 ही रिसाइकल करते हैं। यह फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। प्लास्टिक का हेल्थ और इकोलॉजिकल इंपैक्ट डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादा प्रोमिनेंट है, पर अभी इसे सीरियसली एड्रेस नहीं किया गया। प्लास्टिक आज की इकोनॉमी के लिए इंडिस्पेंसेबल है, मतलब हर सेक्टर में इसका यूज होता है, लेकिन हेल्थ और एनवायरमेंट दोनों के लिए यह लॉन्ग टर्म हार्मफुल है। रिसाइकलिंग और रीयूज स्ट्रेटजी के सॉल्यूशन अभी भी काफी कमजोर हैं और प्लास्टिक पॉल्यूशन टैकल करना अभी काफी ज्यादा मुश्किल है। सो गाइस, आगे क्या करें? तो नेगोशिएशंस अभी भी स्टेलमेट पर है, मतलब यानी कि चल ही रहे हैं, लेकिन अगले साल नए सॉल्यूशंस के साथ रिज्यूम होने की उम्मीद है। कंट्रीज को प्लास्टिक के इकोनॉमीज और हेल्थ इंपैक्ट दोनों को इवैल्यूएशन करना होगा और एक बैलेंस स्ट्रेटजी डेवलप करनी होगी। रिसाइकलिंग कैपेसिटी बढ़ाने और इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए ग्लोबल फंडिंग और टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप जरूरी है। सो गाइस, इस टॉपिक का रेलेवेंस सिविल सर्विसेज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको यह समझना होगा कि एनवायरमेंटल ट्रीटीज जैसे ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटीज कैसे इकोनॉमिक, एथिकल और जियो पॉलिटिकल इश्यूज को एड्रेस करती हैं। सो होपफुली ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इसके जो शॉर्ट नोट्स हैं, इसमें ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी के बारे में मेंशन कर लीजिएगा कि कब ये शुरू हुई, किसके द्वारा शुरू हुई। डेवलप कंट्रीज यही बोल रही हैं कि कट कर दो, प्रोडक्शन रोक दो, यानी कि कम कर दो प्लास्टिक्स का।
और डेवलपिंग कंट्रीज बोल रही कि नहीं भाई प्रोडक्शन कम कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी सारी कंट्रीज पेट्रोकेमिकल्स के ऊपर डिपेंडेंट है उनकी इकोनॉमी, तो हमें दिक्कतें हो सकती हैं इकोनॉमिक वाइज, तो हमें जो है वो रिसाइकलिंग कैपेसिटी को बिल्डअप करने पर काम करना पड़ेगा। तो इंडिया अपोज कर रही है, इंडिया बोल रही है कि नहीं हमें प्रोडक्शन कट नहीं करना है, और रिसाइकलिंग कैपेसिटी को बढ़ाने पर इंडिया ने बात करी है। और चैलेंजेस यही है कि भाई प्लास्टिक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, बट इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी ज़रूरी है, तो इसलिए एक बैलेंस अप्रोच लेकर चलना ज़रूरी है। तो देखो कितने बढ़िया तरीके से शॉर्ट नोट्स जो है वो आपके यहाँ पर जो है वो आ गए हैं। तो इसी तरीके से जो है वो बस आपको जो है वो तैयारी जो है वो करते चलना है और बने रहना है। अब गाइस इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। हम बात करने वाले हैं साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट यून सुक योल के मार्शल लॉ डिक्लेरेशन के इम्पैक्ट और उसके लेसन्स डेमोक्रेटिक गवर्नेंस पर क्या प्रभाव डालते हैं, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मार्शल लॉ के डिक्लेरेशन के बारे में। तो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट यून सुक योल ने रिसेंटली मार्शल लॉ डिक्लेयर किया, यह कहकर कि नॉर्थ कोरियन कम्युनिस्ट फोर्सेस एक खतरा बना रहे हैं। अब यहां प्रॉब्लम क्या थी? यह डिसीजन एक्सट्रीम स्टेप माना गया क्योंकि आज की डेट में साउथ कोरिया एक मैच्योर डेमोक्रेसी है जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट लंबी लड़ाई के बाद डेवलप हुई। प्रेसिडेंट यून के इस डिसीजन के अगेंस्ट बहुत ज्यादा पब्लिक प्रोटेस्ट हुए और साउथ कोरिया के पार्लियामेंट ने भी इस स्टेप को यूनानिमसली रिजेक्ट कर दिया 190 वोट से। पता है, यही नहीं, इसके बाद अपोजिशन ने एक इंपीचमेंट मोशन भी इंट्रोड्यूस किया जो पास होने के लिए 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत है। प्रेसिडेंट यून की प्रेसिडेंसी के समय पे काफी कंट्रोवर्सी रही है, जैसे 2022 हेलोवीन ट्रेजेडी को मिसहैंडल करना जिसमें 159 लोगों की जान चली गई, करप्शन स्कैंडल सामने आए जैसे लग्जरी गिफ्ट्स एक्सेप्ट करना, इकोनॉमिक इश्यूज जैसे अनएम्प्लॉयमेंट और हाउसिंग क्राइसिस जो उनकी पॉपुलैरिटी को और गिरा रहे हैं। उनके अप्रूवल रेटिंग्स आज 20% से भी नीचे हैं, जो एक सीरियस चिंता वाली बात है। सो गाइस, साउथ कोरिया एक ऐसी कंट्री है जो 1980s के मिलिट्री डिक्टेटरशिप को खत्म करके डेमोक्रेसी तक पहुंची। इसलिए इस प्रकार से जो मिलिट्री रूल को डिक्लेयर किया है, मार्शल लॉ को डिक्लेयर किया है, ये लोगों के लिए एक डेमोक्रेटिक अटैक जैसा लगता है। ये उनके स्ट्रगल और सेक्रीफाइस का अपमान है। कई लोग ये कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट यून को रिजाइन कर देना चाहिए ताकि साउथ कोरिया की डेमोक्रेटिक इंटीग्रिटी को प्रिजर्व किया जा सके, और उनके शासन को तो बिल्कुल इनइफेक्टिव जो है वो कहा जा रहा है, और पॉलिटिकल डेडलॉक्स को नेविगेट करने में उनकी कमी हाईलाइट हो रही है कि ये बिल्कुल भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं कर रहे हैं बल्कि उल्टा प्रॉब्लम बढ़ा रहे हैं। शॉर्ट नोट्स में आप बस मेंशन कर सकते हो कि साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ने मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया, ये कहते हुए कि उनको जो है वो नॉर्थ कोरिया से खतरा है। इसमें पब्लिक ने प्रोटेस्ट किया, पार्लियामेंट तक ने यूनानिमसली यानी कि सभी के सभी पार्लियामेंटेरियंस ने रिजेक्ट कर दिया, बोला कि भाई ये गलत कर रहे हैं। इवन कंट्रोवर्सीज इनकी बहुत सारी हैं, क्राइसिस को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, करप्शन के आरोप इनके ऊपर लगे हुए हैं, राइट, साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट के ऊपर। फिर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेस की बात करें तो साउथ कोरिया की जर्नी डिक्टेटरशिप से डेमोक्रेसी में आई है, तो अब ये फिर से मिलिट्री रूल लगाना तो एक्सेप्टेबल नहीं है लोगों के लिए, राइट। तो लेसन यही मिलता है कि भाई लीडर अच्छा होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए, पब्लिक ट्रस्ट जो है वो होना चाहिए लीडर के ऊपर। अगर वो नहीं है तो फिर लीडर इनइफेक्टिव है, किसी काम कर रहे हैं वो नहीं है। तो ये एक बेसिकली पिक्चर मैंने आपको जो है वो साउथ कोरिया की जो है बताई कि इस प्रकार की स्थिति साउथ कोरिया में चल रही है, जिसके बारे में एक आपको बस थोड़ा सा अभी के लिए आइडिया होना चाहिए। अब ये जो आर्टिकल है जिसका टाइटल है डू नॉट राइट ऑफ ट्रम्प्स अमेरिका, तो इस आर्टिकल में बहुत सारी चीजों को समझेंगे, स्पेशली हमारे इंडिया के पर्सपेक्टिव से। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट ट्रम्प के इलेक्शन विक्ट्री और उसके बाद यूएसए की फॉरेन पॉलिसी के बारे में। ट्रम्प की जीत का मतलब था एक शिफ्ट टुवर्ड्स अ मोर इंसुलर राइट विंग अमेरिका, जो लिबरल इंटरनेशनलिज्म को रिजेक्ट करता है। इसका यह मतलब है कि यूएसए अपने इंटरनल इश्यूज पर ज्यादा फोकस करना चाहता है और ग्लोबल पॉलिटिक्स में अपने रोल कम करना चाहता है। यूएस ने मल्टीलैटरल एग्रीमेंट को अंडरमाइन किया और अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज किया, जो पिछले ट्रम्प के टेन्योर में भी सेम चीज देखने को मिली। अब यह शिफ्ट ग्लोबल पॉलिटिक्स पे काफी बड़ा इंपैक्ट डाल रहा है। यूएस का आइसोलेशनिज्म ने मल्टीपोलैरिटी को ज्यादा स्ट्रेंथन किया है।
इसका मतलब यह है कि दुनिया के दूसरे मेजर पावर्स चाइना, रशिया एटसेट्रा की इन्फ्लुएंस भी बढ़ गई है और यूएसए की लीडरशिप थोड़ी वीक हो गई है। ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान भी यूएसए की कुछ स्ट्रेंथ्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता, जैसे मिलिट्री पावर। यूएसए का डिफेंस बजट दुनिया के टॉप इकोनॉमीज से ज्यादा है, 10 स्पेशली टॉप 10 इकोनॉमीज से। इवन यूएसए की इकोनॉमी स्ट्रांग है, कैपिटल मार्केट बहुत अच्छी है और डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी है। यूएसए लीडिंग इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी के मामले में देखने को मिल रही है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग में भी यूएसए का एक मेजर रोल है। लेकिन इतनी अच्छी चीजें होने के बावजूद यूएसए में भी काफी चुनौतियां हैं, जैसे उसका पब्लिक डेट रैपिडली बढ़ रहा है, यानी कि कर्जा, और 2034 तक ये जीडीपी के 222% तक पहुंचने की प्रिडिक्शन है। रेशियल, कल्चरल, इकोनॉमिक डिवाइड्स की वजह से यूएसए में काफी सोशल प्रॉब्लम है, इंटरनल यूनिटी बिल्कुल नहीं है। ट्रंप ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को यूएसए के नेशनल इंटरेस्ट पे फोकस करते हुए मल्टीलैटरलिज्म से थोड़ा हटके अपने बायलैटरल रिलेशनशिप को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना शुरू किया। तो इससे इंटरनेशनली काफी सारी कंट्रीज खफा हो सकती हैं यूएसए से। और अगर हम ग्लोबल डायनेमिक्स को देखें तो सबसे मेजर चैलेंज है यूएसए को चाइना से। चाइना ने अपने ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री प्रेजेंस को एक्सपैंड किया है। यह यूएसए के ग्लोबल डोमिनेंस को चैलेंज कर रहा है। चाइना की ग्रोइंग इकोनॉमिक पावर से दुनिया की ट्रेड डायनेमिक्स बदल रही है। यूएसए चाइना राइवलरी ने दुनिया के अलायंस को रीशफल कर दिया है और इंडिया को इसमें एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपनी पोजीशन पूरे दुनिया भर में मजबूत बनाने में। अब बात करते हैं इंडिया यूएसए के रिलेशनशिप की, जो ट्रंप के दौरान काफी स्ट्रांग हुई थी। यूएसए ने इंडिया को सपोर्ट किया, स्पेशली क्वाड और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी के अंडर। इंडिया को अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को यूएसए चाइना राइवलरी के कॉन्टेक्स्ट में देखते हुए अपनी इकोनॉमिक और सिक्योरिटी इंटरेस्ट को लेवरेज करना होगा। यह एक अपॉर्चुनिटी भी है क्योंकि इंडिया यूएसए के साथ अपने रिलेशन और स्ट्रांग कर सकता है। इंडिया को स्ट्रैटेजिकली नेविगेट करते हुए अपने इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को अलाइन करना होगा टू इंश्योर कि मैक्सिमम बेनिफिट इस यूएसए चाइना की राइवलरी से हम लोग को मिल सके। क्योंकि अब यूएसए ऑब्वियसली चाइना का जो है वो दुश्मन है और हम भी जो है वो चाइना के एंटी हैं, तो हम इस दुश्मनी का, यानी कि यूएसए चाइना की दुश्मनी का जो है वो अच्छा फायदा उठा सकते हैं, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बट हमें नुकसान सबसे ज़्यादा यही है कि क्योंकि यूएसए जो है वो आज की डेट में जो ग्लोबल पॉलिटिक्स से हटा है, तो इंटरनेशनली हमें जो है वो यूएसए का सपोर्ट शायद ना मिले, बट बायलैटरल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से हमें मिल सकता है बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, बहुत बेनिफिट। सो ये एक ओवरव्यू था इस आर्टिकल का, जिसमें यूएसए की पॉलिटिकल शिफ्ट हमने समझी, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के बारे में एक आइडिया लिया और इंटरनल चैलेंजेस क्या हैं यूएसए के उसको समझा। तो यूएसए के रोल को समझने में आई थिंक कि आपको आसानी हो गई होगी अब कि अब इंडिया का पर्सपेक्टिव क्या है यूएसए के साथ रिलेशनशिप बनाने में जब ट्रंप आ चुका है। तो एक आपको एक आइडिया जो है वो हल्का फुल्का लग गया होगा। तो शॉर्ट नोट्स में बस यही मेंशन कर दो कि ट्रंप का जो अमेरिका का जो नया प्रेसिडेंट है, तो उसमें हमें देखने को मिल रहा है कि राइट विंग की तरफ शिफ्ट जो है वो चला गया है। अमेरिका जो है वो आप बेसिकली लिबरल इंटरनेशनलिज्म को जो है वो रिजेक्ट कर रहा है, अपने खुद के बारे में सोच रहा है, यानी कि इसमें ब्रैकेट में आप लिख सकते हो नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज दे रहा है। सॉरी। अब यूएसए की स्ट्रेंथ किन किन चीजों में, मिलिट्री पावर, इकोनॉमी में, टेक्नोलॉजी में, है ना। बट प्रॉब्लम्स क्या है, पब्लिक डेट उसका बढ़ रहा है, जीडीपी का 222%। इसके अलावा सोशल पोलराइजेशन, वहां पर आपस में लोगों के बीच में यूनिटी नहीं है। फिर यूएसए चाइना की राइवलरी एक बड़ा इशू है। यूएसए इंडिया के रिलेशनशिप मजबूत है ट्रंप के अंडर, राइट। तो बस यही था गाइस, ये था ओवरऑल टॉपिक। होपफुली अच्छे से क्रिस्टल क्लियर जो है वो आपको समझ में आया होगा। अब गाइस हम बात करेंगे अभी रीसेंट इलेक्शंस और वेलफेयर स्कीम से रिलेटेड। तो कैश ट्रांसफर स्कीम फॉर वुमेन एज अ न्यू पोल प्लैंक। तो बेहतरीन है यार ये, मतलब अगर आप इस आर्टिकल का टाइटल ही जो है वो देखोगे तो आपको अलग ही टाइटल से क्लैरिटी जो है वो मिल जाएगी कि किस प्रकार से पॉलिटिशियन जो है वो लोगों के साथ खेलते हैं। सो ये जीएस पेपर 2 पेपर 3 दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
सबसे पहले कैश ट्रांसफर स्कीम का कंसेप्ट समझते हैं। ये स्कीम मेन फोकस रखती है वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, राइट, महिला सशक्तिकरण के ऊपर, जिसमें गवर्नमेंट डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करती है वुमेन को। ऐसी स्कीम्स को हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के नाम से जानते हैं। रीसेंट इलेक्शन जैसे महाराष्ट्र और झारखंड में पॉलिटिकल पार्टीज ने कैश ट्रांसफर स्कीम्स को वुमेन वोटर को टारगेट करते हुए अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, ये महाराष्ट्र की, और झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, ऐसी स्कीम्स को इंट्रोड्यूस किया गया। यह स्कीम महिलाओं को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए डिजाइन की गई है। अब वुमेन वोटर्स का पार्टिसिपेशन काफी बढ़ गया है। 2024 में वुमेन वोटर पार्टिसिपेशन 66% तक पहुंचा है। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज को अब उनकी नीड्स को डायरेक्टली एड्रेस करना पड़ रहा है, और वुमेन अब अपनी इंडिपेंडेंट वोटिंग चॉइसेस रखती हैं, और इसलिए एक वुमेन कॉन्स्टिट्यूएंसी का फॉर्मेशन हो रहा है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से मिडिल मैन का रोल कम हो जाता है, जो करप्ट प्रैक्टिसेस को प्रमोट करते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम से डायरेक्टली गवर्नमेंट का रिलेशनशिप सिटीजन से बन जाता है, जिससे ट्रस्ट काफी इंप्रूव होता है और बेनिफिट्स डायरेक्टली रेसिपिएंट्स तक पहुंचते हैं, यानी कि टारगेटेड पर्सन तक पहुंचते हैं। अब कैश ट्रांसफर स्कीम्स गवर्नमेंट को एक क्विक वे देती है अपनी वेलफेयर कमिटमेंट को शोकेस करने का। बिना इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म्स या लॉन्ग टर्म पब्लिक सर्विस इंप्रूवमेंट की जरूरत के इतनी जल्दी से ये वेलफेयर स्कीम इंप्लीमेंट हो सकती हैं। पुअर वुमेन, जो गरीब महिला है, राइट, जो गरीबी से अफेक्ट होती है, उनको डायरेक्ट फाइनेंशियल हेल्प मिलती है, और ये स्कीम उनको सशक्त करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, जिससे उनका इकोनॉमिक स्टेटस इंप्रूव हो सकता है। लेकिन कैश ट्रांसफर स्कीम्स पर कुछ आलोचनाएं भी होती हैं, जिसे समझना जरूरी है। अब देखो, सबसे पहली चीज तो ऐसी स्कीम को देखकर लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज के पास इनोवेटिव वेलफेयर पॉलिसीज की कमी है। यह स्कीम एक तरह से बैंड एड अप्रोच लगती है, जो सिर्फ टेम्पररी रिलीफ देती है। बैंड एड अप्रोच के बारे में बात करें तो कैश ट्रांसफर इमीडिएट नीड्स को एड्रेस करते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और पब्लिक सर्विसेज को इग्नोर करते हैं। इससे सिटीजन्स को प्राइवेट सेक्टर सर्विसेज की तरफ पुश मिल सकता है, जो स्टेट सर्विसेज के ऊपर डिपेंडेंसी को कम करता है। अगर हम सिर्फ डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर पर रिलाय करें तो ये लॉन्ग टर्म कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर को इग्नोर कर सकता है। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस के बिना सिर्फ शॉर्ट टर्म कैश ट्रांसफर वेलफेयर को एक फ्लैट मॉडल बना देते हैं। सो गाइस, इस टॉपिक को समराइज करते हैं इन शॉर्ट नोट्स के थ्रू जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। सबसे पहले तो कैश ट्रांसफर स्कीम का फोकस क्या है? महिलाओं को सशक्त बनाना, डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके पैसा। रीसेंट इलेक्शन जो महाराष्ट्र झारखंड में हुआ, उसमें हमें देखने को मिला कि इस प्रकार की स्कीम महिला वोटर्स को ऑफर की गई। रीजंस क्या है? महिलाओं का पार्टिसिपेशन ज्यादा बढ़ गया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है वो मतलब अच्छी एक बेनिफिट, मतलब करप्शन रिड्यूस करता है, डायरेक्ट डिलीवरी ऑफर करता है, और क्विक पॉलिटिकल एक्शन है ये वेलफेयर का लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स के बिना, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इस प्रकार के एक्शन के थ्रू और वोटर्स का अट्रैक्शन गेन कर लेती है। बट कहीं ना कहीं ये इस प्रकार की चीज़ें जो होती हैं वो वोट बैंक के तौर पर भी देखी जाती हैं। मतलब आप कह सकते हो कि यार कि पब्लिक को लुभाया जाता है। यस, कहीं ना कहीं ये चीज़ अंदर से आती है। तो ये था गाइज ओवरऑल टॉपिक जिसको आपको समझना ज़रूरी था। अब गाइज हम लोग समझेंगे इंडिया के स्ट्रैटेजिक फोकस के बारे में जो वेस्ट अफ्रीका के ऊपर है, खासकर नाइजीरिया के केस पर बात करेंगे। सो जीएस पेपर 2 पेपर 3 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो सबसे पहले हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो विजिट किया नाइजीरिया में, उसकी बात करें तो ये विजिट 17 साल बाद हुई, विच मेक्स इट अ सिग्निफिकेंट इवेंट इन इंडियाज नाइजीरिया रिलेशनशिप। इंडिया का फोकस वेस्ट अफ्रीका की इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस को समझना है। नाइजीरिया जो अफ्रीका का सबसे बड़ा इकोनॉमी और डेमोक्रेसी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक की पार्टनर बन गया है इंडिया के लिए।
और नाइजीरिया की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस समझना जरूरी है। ये वेस्ट अफ्रीका का डोमिनेंट कंट्री है और अफ्रीका के जियोपॉलिटिक्स में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंडिया को नाइजीरिया में अपने डिफेंस, ट्रेड, एनर्जी और टेक्नोलॉजी सेक्टर में पार्टनरशिप चाहिए, जिससे दोनों कंट्रीज को फायदा हो सके। इंडिया और नाइजीरिया के बीच काफी जो स्ट्रॉन्ग ट्रेड है, 2022-2023 में ट्रेड रिलेशनशिप की वैल्यू 7.89 बिलियन यूएस डॉलर थी। इंडिया ने नाइजीरिया को कंसेशनल लोन्स भी दिए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, जैसे माइनिंग और पोर्ट्स के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। ये इंडिया के कमिटमेंट को दिखाता है कि वो अफ्रीका के सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी इंटरेस्टेड है। डिफेंस कॉपरेशन भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इंडिया और नाइजीरिया काउंटर टेररिज्म के लिए मिलकर काम कर रहे हैं, स्पेशली बोको हराम के अगेंस्ट। इंडिया ने नाइजीरिया को वेपन सप्लाई किए हैं और उनके डिफेंस ऑपरेशन को सपोर्ट भी किया है। यह इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को दोबारा से रीइंफोर्स करता है। अब बात करते हैं चाइना के इन्फ्लुएंस की। चाइना ने नाइजीरिया में 47 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा इन्वेस्ट किया है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, जैसे रेलवे, स्पोर्ट्स और टेलीकम्युनिकेशन। चाइना नाइजीरिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, लेकिन चाइना का डोमिनेंस नाइजीरिया के लिए चैलेंज बन गया है और इस वजह से नाइजीरिया अपने पार्टनरशिप डाइवर्सिफाई कर रहा है। यह इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की। अब पीएम मोदी की विजिट से काफी पॉजिटिव रिजल्ट सामने आई। बायलैटरल टाइज को मजबूत किया गया ट्रेड, एनर्जी, डिफेंस सेक्टर में। इंडिया का फोकस अफ्रीका के डेवलपमेंटल पार्टनरशिप पे है, जो चाइना की इंफ्रास्ट्रक्चर डोमिनेंस से अलग है। इंडिया अपने ग्लोबल इमेज को रीइंफोर्स कर रहा है एज अ कोऑपरेटिव एंड डेवलपमेंट फोकस्ड पार्टनर। हम आज की डेट में कोऑपरेशन, सहयोग कर रहे हैं और ऐसी पार्टनरशिप कर रहे हैं कि हम दूसरी कंट्री के डेवलपमेंट में मदद कर सकें। तो ये देखो कितनी अच्छी इमेज इंडिया की इंटरनेशनल फ्रंट पे बन रही है कि हम सिर्फ कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेशनशिप नहीं निभाते, सामने वाले का डेवलपमेंट हो इसके लिए काम करते हैं। और चाइना कमर्शियल पर्सपेक्टिव से काम करता है कि उसको तो सिर्फ पैसा चाहिए। अब सुनो, कुछ शॉर्ट नोट समझो। तो ये मेंशन कर सकते हो, पहली बार 17 सालों के बाद प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया, इंडियन पीएम ने, नाइजीरिया में। इंडिया नाइजीरिया के रिलेशन काफी अच्छे हैं, इकोनॉमिक पार्टनरशिप काफी अच्छी है, चाइना का रोल भी वहां पर काफी बड़ा है। एक और पॉइंट अलग से लिख लेना, नाइजीरिया जो है ये बेसिकली डोमिनेंट इकोनॉमी और डेमोक्रेसी है पूरे अफ्रीका के अंदर। तो नाइजीरिया के साथ पार्टनरशिप करना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिकली भी और इकोनॉमिकली भी, और अगर इंटरनेशनल फ्रंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो गाइस, कास्ट सेंसस के ऊपर तो हर बार आप देखते हो कि महीने में 2-3-4 टॉपिक्स तो मिल ही जाते हैं। तो इसी टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझेंगे पूरी चीज़ डिटेल में। तो सबसे पहले तो ये टॉपिक जो है वो जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 1 सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। जीएस पेपर 2 में कास्ट के इश्यूज के बारे में, रिजर्वेशन पॉलिसीज़ के बारे में बात करेंगे। जीएस पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन सोसाइटी में इसका क्या रोल है उसको समझेंगे, राइट। सोशियो पॉलिटिकल चैलेंजेस को एनालाइज करेंगे। ऐसे में भी आप इसका उपयोग जो है वो कर सकते हो सोशल जस्टिस के पर्सपेक्टिव से। तो चलो, सबसे पहले कास्ट सेंसस इंडिया में 1871 से 72 के बीच में ब्रिटिश रूल के दौरान कंडक्ट किया गया था। इसके बाद 1931 में डिटेल्ड कास्ट बेस्ड सेंसस कंडक्ट किया गया था, पर इंडिपेंडेंस के बाद कास्ट डेटा का फोकस सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब तक लिमिटेड हो गया और ब्रॉडर कास्ट डेटा कलेक्ट करना बंद हो गया। आज के टाइम पे कास्ट सेंसस को लेकर काफी डिबेट्स हो रही हैं। अब देखो, सबसे पहले तो प्रपोनेंट्स यानी कि जो लोग चाह रहे हैं कि कास्ट सेंसस आना चाहिए, वो कहते हैं कि कास्ट सेंसस से हमें हर कास्ट की एग्जैक्ट पॉपुलेशन का पता चलेगा। इससे गवर्नमेंट जॉब्स, एजुकेशन और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मिल सकेगा। अब जो आलोचना करते हैं वो कहते हैं कि ये इम्प्रैक्टिकल है क्योंकि कास्ट आइडेंटिटी को एक्यूरेटली कलेक्ट करना मुश्किल है। बहुत सी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, जैसे कि सब्जेक्टिव रिस्पॉन्सेस। कई बार लोग जो है वो रिस्पॉन्ड करेंगे तो कास्ट में प्रॉपर बताएंगे नहीं, कास्ट की डेफिनेशन भी अलग अलग है और प्रॉपर नहीं है, और रिप्रेजेंटेशन का भी इश्यूज हम लोग को देखने को मिल रहा है।
तो अब हम देखते हैं कि कुछ चैलेंजेस जो कास्ट सेंसस कंडक्ट करते वक्त आते हैं। पहली चीज तो सेल्फ रिपोर्टिंग ऑफ कास्ट आइडेंटिटीज। कास्ट और सब कास्ट की डेफिनेशन हर जगह अलग हो सकती है, इससे डेटा एक्यूरेट नहीं मिल पाता। दूसरा है ओवरलैपिंग क्लेम्स। कई बार सिमिलर कास्ट या सब कास्ट अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर देते हैं, जैसे एससी से ओबीसी या अपर कास्ट में शिफ्ट हो जाते हैं। तीसरा है मैनिपुलेशन डेटा का। कास्ट सेंसस का डेटा मिसयूज हो सकता है, जैसे लोग रिजर्वेशन बेनिफिट्स के लिए अपने कास्ट का क्लेम बदल लें। यस, तो जब हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस भी सामने आते हैं। एग्जाम्पल, एक रिजर्व कैटेगरी जो जॉब वेकेंसी को फिल करना है, राइट, लेकिन उसके लिए एग्जैक्ट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का कैलकुलेशन करना काफी मुश्किल हो सकता है। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी को नेशनल स्केल पे इंप्लीमेंट करते हैं तो और भी ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटीज हो सकती हैं। सोचो, इतनी सारी कास्ट हैं, अगर सबको एक एक पर्टिकुलर परसेंटेज दे दिया जाए तो कितना डिफिकल्ट होगा यार। इससे तो मेरिट होल्डर्स जो है वो भाग जाएंगे, वो तो सोचेंगे छोड़ो यार इंडिया को, कहीं और चलो। बोलो हाँ या ना, ये करेक्ट है कि नहीं है? तो हिस्ट्री में भी कास्ट सेंसस से रिलेटेड बहुत गलतियां सामने आई। जैसे 1913 सेंसस में कुछ कास्ट अपनी आइडेंटिटी को एससी, ओबीसी और अपर कास्ट के बीच शिफ्ट करते हुए देखने को मिले। एग्जाम्पल के तौर पर सूतर और नाभी जैसी कास्ट की आइडेंटिटी शिफ्ट पैटर्न देखने को मिला। कास्ट सेंसस से जो डेटा मिलेगा उसका रिजर्वेशन पॉलिसी पर काफी इंपैक्ट हो सकता है। अगर डेटा एक्यूरेटली नहीं लिया गया तो ये और एक्सक्लूजन और इनइक्वालिटी क्रिएट कर देगा। डेटा का मिसयूज भी हो सकता है, जैसे पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के लिए या स्टीरियोटाइप्स को बढ़ाने के लिए, राइट। तो ये चीज है। तो गाइस, कास्ट सेंसस एक कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव इशू है, इसका अपना इंपॉर्टेंस है, लेकिन चैलेंजेस बहुत सारे हैं इसके इंप्लीमेंटेशन में। आपको क्या लगता है कि ये कास्ट सेंसस की एक्सरसाइज यूजफुल है कि नहीं? कमेंट बॉक्स पे लिखकर जरूर बताना अपना ओपिनियन। और अब मैं कुछ आपको नोट्स दे देता हूं, इसमें सिर्फ ये जो नोट्स दे रहा हूं वही आपके लिए काम के हैं कि पहला कास्ट सेंसस कब हुआ था, 1871-72 में, और पिछला डिटेल्ड हुआ था 1931 में। और डिबेट यही है कि जो मानते हैं, जो इस पर बोलते हैं कि आना चाहिए, तो वो ये बोलते हैं कि ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में हेल्प करेगा कि सभी कास्ट को जो है वो प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन मिलेगा। बट आलोचक कहते हैं कि ये इम्प्रैक्टिकल है। चैलेंजेस इसमें काफ़ी सारे हैं, जैसे सेल्फ रिपोर्टिंग का इशू, ओवरलैपिंग हो सकती है, डेटा मैनिपुलेट हो सकता है, ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी इसके अंदर है, नेशनल स्केल की प्रॉब्लम है। हिस्ट्री में भी देखने को मिला कि काफ़ी सारे लोगों ने अपनी कास्ट को शिफ्ट कर लिया था रिजर्वेशन के पर्सपेक्टिव से, तो इसका मिसयूज जो है वो काफ़ी हो सकता है। तो ये फैक्ट थोड़े से आप ध्यान में रखिएगा, दैट्स इट। अब देखिए गाइस, ये जो आर्टिकल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आर्टिकल अमिताभ घोष जी से रिलेटेड है, जो बहुत ही जाने माने राइटर हैं। इनको अभी इरास्मस प्राइज जो है वो मिला है। इन्होंने हिस्ट्री, कल्चर और क्लाइमेट चेंज को ब्लेंड कर दिया उस पर्पस के लिए, यानी कि मिक्स करके लिखा है। अब इनके वर्क आप ध्यान में रखना, कभी कभी प्रीलिम्स में आ जाता है, स्पेशली स्टेट पीएससी में। द हंग्री टाइड, द नटमेग कर्स, गन आइलैंड, ये इनकी किताबें हैं। इनका फोकस कोलोनियलिज्म, माइग्रेशन, ह्यूमन एनवायरमेंट कॉन्फ्लिक्ट में रहा है। बस इतनी सी चीज़ आप ध्यान में रखो, बाकी और कुछ नहीं है इस आर्टिकल के अंदर। ये बेसिकली प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से आर्टिकल है, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट इसके नोट्स दे दिए हैं, इसमें कुछ समझने वाली चीज़ नहीं है। अब बड़ा ध्यान देने वाला टॉपिक है गाइस। तो ये टॉपिक जो है, यहाँ पर हम स्पेस मिशंस और इसरो के रोल को डिस्कस करेंगे। हम बात करेंगे इसरो के PSLV C59 PROBA3 मिशन के बारे में, प्रोबा 3 मिशन, जो 5 दिसंबर 2024 यानी कि आज लॉन्च हो रहा है। ये मिशन थोड़ा डिलेड हुआ है कुछ गड़बड़ी के कारण, बट नाउ इट्स ऑल सेट फॉर लॉन्च। तो आइए मिशन को समझते हैं। तो सबसे पहले PSLV C59 प्रोबा 3 मिशन है क्या? तो ये इसरो का 61st फ्लाइट है PSLV रॉकेट का, और इसमें 26th फ्लाइट है XL कॉन्फ़िगरेशन के साथ। PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसरो का एक बहुत ही रिलायबल और सटीक रॉकेट है, जो दुनिया के कई सैटेलाइट मिशन को सक्सेसफुली लॉन्च कर चुका है। इस मिशन का मेन गोल है 550 किलो का प्रोबा 3 सैटेलाइट को ऑर्बिट में डालना। यह सैटेलाइट यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा डेवलप किया गया है और इसको एक हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट में प्लेस किया जाएगा। यानी इसरो अपनी सटीकता और रिलायबिलिटी के साथ इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को पूरा कर रहा है। अब चलते हैं थोड़ा टेक्निकल साइड पे।
इस मिशन के लॉन्च के बीच में एक गड़बड़ी डिटेक्ट की गई थी जो एल्टीट्यूड और ऑर्बिट कंट्रोल सब सिस्टम से रिलेटेड थी। ये सब सिस्टम स्पेस क्राफ्ट को स्पेस में ओरिएंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि स्पेस क्राफ्ट को स्पेस में ले जाने के लिए। मतलब ये सिस्टम स्पेस क्राफ्ट को सही डायरेक्शन में मेंटेन रखता है। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के ESEC सेंटर जो बेल्जियम में है, ये काम कर रहा है इसके लिए, और एक सॉफ्टवेयर सोल्यूशन डेवलप करने के लिए काम कर रहा है जो इस इशू को रिजॉल्व कर सके। ये थोड़ा डिले का रीजन था, लेकिन अब इसरो ने इस इशू को हैंडल कर लिया है और लॉन्च अब सेट कर दिया। यानी कि पहले लग रहा था कि यार ये सही ऑर्बिट में जाकर प्लेस नहीं होगा, क्योंकि जो स्पेस क्राफ्ट को जिस डायरेक्शन में ले जाने वाली जो चीज़ होती है ना, डिवाइस, उसमें कुछ गड़बड़ी रिकॉर्ड की जा रही थी। तो इसरो ने बोला कि नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं होगी, हमने अपने साइड से सब ठीक कर लिया, अब चलेगा सही। तो ये मिशन इसरो और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बीच एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप को दिखाता है। और इस कोलैबोरेशन में मेन पॉइंट ये है कि स्पेस टेक्नोलॉजी में इंडिया का रोल और क्रेडिबिलिटी बढ़ रही है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इसरो पर अपना भरोसा दिखाया है और ये इसरो के ग्लोबल स्पेस रेपुटेशन को और मजबूत बनाता है। इस पार्टनरशिप से एक और चीज क्लियर होती है कि इसरो एक रिलायबल और कॉस्ट इफेक्टिव लॉन्च डेस्टिनेशन बन गया है और दुनिया के कई स्पेस एजेंसी अब इसरो के रॉकेट लॉन्च को प्रेफर करते हैं ड्यू टू इसरोज अफोर्डेबल प्राइस एंड अ स्ट्रॉन्ग टेक्निकल कैपेबिलिटी। अब थोड़ा मिशन की टाइमलाइन पर बात करें तो यह मिशन टोटल 18 मिनट का होगा, जिसमें PSLV रॉकेट प्रोबा 3 सैटेलाइट को सटीक ऑर्बिट में डालेगा। यह इसरो की एफिशिएंट मिशन डिजाइन को भी शोकेस करता है, जहां हर मिनट का यूटिलाइजेशन परफेक्टली किया जाता है। तो यह मिशन सिविल सर्विसेज के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? तो GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जहां स्पेस टेक्नोलॉजी को डिस्कस किया जाता है, इसरो के मिशन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और सिविल सर्विसेज इनसे रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन जो है वो पूछती हैं। तो ये मिशन इंडिया के स्पेस प्रोग्राम के ग्रोइंग रोल को दिखा रहा है, जो हमारे सॉफ्ट पावर और टेक्नोलॉजिकल को स्ट्रेंथ को है वो और मजबूत कर रहा है, स्ट्रेंथन कर रहा है। तो ये आप ऐसे में भी स्पेस मिशन के पर्सपेक्टिव से इसका एग्जांपल लिख सकते हो। तो शॉर्ट नोट में इसरो के PSLV C59 की लॉन्चिंग ध्यान में रखना कि इसमें एक सैटेलाइट है प्रोबा 3 550 किलो की सैटेलाइट है और इसको यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने डेवलप किया है। इसके अंदर कुछ गड़बड़ी आ गई थी इसलिए डिले हुआ था, बट अब सॉल्यूशन मिल गया है और मिशन जो है वो इंडिया की पार्टनरशिप के साथ हुआ है। ये ग्लोबल कोलैबोरेशन है और मिशन की ड्यूरेशन वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है वैसे, तो सिर्फ ये कोलैबोरेशन, टेक्निकल गड़बड़ी के बारे में हल्का फुल्का आइडिया लिखना चाहो तो लिख लो। बाकी ये इसरो का PSLV C59 ध्यान में रखना, प्रोबा 3 550 किलो की सैटेलाइट इसने लॉन्च करी है और ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी की सैटेलाइट है, दैट्स इट। अब जो आर्टिकल है इसका टाइटल है हाउ इज साइंस अफेक्टेड व्हेन कंपनीज फंड रिसर्च। तो GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो जब कंपनीज रिसर्च को फंड करती हैं तो साइंस का नेचर थोड़ा चेंज हो जाता है। साइंस ट्रेडिशनली ओपन और कोलैबोरेटिव होता है, लेकिन जब कॉर्पोरेट इन्वॉल्व होते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस उठते हैं। आज हम इन्हीं चैलेंजेस को समझेंगे और डिस्कस करेंगे कि किस तरह से साइंस और उनके डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है ये रिसर्च। सबसे पहले जब कंपनीज रिसर्च फंड करती हैं, यानी कि कोई भी कंपनी बोल रही है कि हमें इस चीज पर रिसर्च करना है, तो एक फंडामेंटल टेंशन होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की और ओपन साइंस के बीच। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के कानून के अकॉर्डिंग कंपनीज को अपनी रिसर्च के रिजल्ट्स को सीक्रेट रखना पड़ता है ताकि उनका कमर्शियल इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे। लेकिन ओपन साइंस का प्रिंसिपल यह कहता है कि सबको रिसर्च रिजल्ट इजीली एक्सेसिबल होने चाहिए ताकि सब साइंटिस्ट मिलकर इनोवेशन कर सकें। एक एग्जांपल लेते हैं, डीप माइंड ने अपना टूल AlphaFold 3 रिलीज किया जो प्रोटीन स्ट्रक्चर्स को प्रिडिक्ट करता है। यह काफी अमेजिंग टूल था, लेकिन इसके साथ एक चिंता भी थी। यह कंपनी ने अपनी रिसर्च का कोड ओपनली शेयर नहीं किया, मतलब ये जो इंपॉर्टेंट मेथोडोलॉजी थी ये किसी और रिसर्चर को देखने को नहीं मिली, जो कि ट्रांसपेरेंसी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी के लिए जरूरी होता है। ये जो ब्लैक बॉक्स टेक्नोलॉजी का इशू है वो भी एक चिंता वाली बात है। मतलब जब टेक्नोलॉजी का कुछ हिस्सा
पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं होता तो दूसरे रिसर्चर्स को उस टेक्नोलॉजी को समझना मुश्किल हो जाता है और वो फिर से मतलब उसे वैलिडेट नहीं कर सकते या फिर उसके ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते। इससे साइंटिफिक प्रोग्रेस भी स्लो होती है। अगर हम कॉर्पोरेट फंडेड रिसर्च की बात करें तो रिसर्च प्रायोरिटीज भी चेंज हो सकती हैं। कॉर्पोरेट ज्यादा उन चीजों पर फोकस करती हैं जहां उन्हें कमर्शियल गेन हो, जबकि कई बार पब्लिक इंटरेस्ट को इग्नोर कर दिया जाता है। जैसे हेल्थ केयर रिलेटेड रिसर्च जो लोगों की हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, वो शायद कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो रिसर्चर्स को भी कॉर्पोरेट गोल्स के साथ अलाइन करने का प्रेशर होता है। ये उनकी क्रिएटिविटी और इंडिपेंडेंस को लिमिट कर सकता है। अगर कोई रिसर्चर्स अपनी रिसर्च को फ्रीली एक्सप्लोर करना चाहता है तो कॉर्पोरेट इन्वॉल्वमेंट की वजह से उसको कॉर्पोरेट गोल्स के अंडर काम करना पड़ता है, जो कभी कभी ब्रॉडर सोसाइटल नीड्स से कॉन्ट्रडिक्ट करता है। तो सोल्यूशन क्या है? कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि कंपनीज अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करते हुए भी कुछ डेटा रिलीज कर सकती हैं। इससे एक बैलेंस बनेगा, आईपी भी प्रोटेक्टेड रहेगी और साइंस का ओपननेस भी मेंटेन रहेगा। गवर्नमेंट को भी क्रिटिकल रिसर्च एरियाज को फंड करना चाहिए और ओपन साइंस मॉडल को प्रमोट करना चाहिए। यह बैलेंस एस्टैब्लिश करने में हेल्प करेगा ताकि कॉर्पोरेट्स के इंटरेस्ट से ज्यादा पब्लिक गुड को इंपॉर्टेंस मिले। तो ये डिबेट गाइस बहुत ज्यादा मॉरल और एथिकल इश्यूज को रेज करती है और आपको बता दें कि ओपन साइंस का केस बहुत स्ट्रांग है। ये कोलैबोरेशन को प्रमोट करता है, पब्लिक ट्रस्ट बिल्ड करता है और ग्लोबल चैलेंजेस जैसे पैंडेमिक्स या क्लाइमेट चेंज के इश्यूज को सॉल्व करने में मदद करता है। तो आप तो सिंपली एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये पूरे आर्टिकल में जो चीज बताने की कोशिश की गई है वो सिंपल सी चीज की गई है कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर जो रिसर्च करता है तो वो अपनी रिसर्च के रिजल्ट्स ओपनली पब्लिश नहीं करता कमर्शियल गेन के चलते, जिसके कारण से दूसरे साइंटिस्ट उस पर और रिसर्च नहीं कर पाते या इनोवेशन उस पर और नहीं कर पाते। तो ये एक प्रकार से साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लिमिट कर रहा है, या साइंस को लिमिट कर रहा है, इनोवेशन को लिमिट कर रहा है, या रिसर्च को लिमिट कर रहा है। बात समझ में आई? तो देख लो यार, मैंने आपके लिए कुछ नोट्स जो है वो यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। सो गाइस, आज के लिए सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे और कल के लेक्चर में पायल भारती जी ने प्रॉपर आंसर्स जो है वो दिए। वेरी गुड, इसी प्रकार से आंसर्स जो है वो देते चलिए और सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ते चलिए। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।